अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स। आज की ये वीडियो हमारी एक्चुअली प्रीवियस वीडियो का तसलसल है। प्रीवियस वीडियो में हमने ये बात की थी कि राइटिंग स्किल के अंदर या राइटिंग प्रैक्टिस में एक CSS या PMS एस्पिरेंट्स को क्या प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। अच्छा, आज की वीडियो में हम ये देखते हैं कि जब आप राइटिंग प्रैक्टिस में जा रहे हैं या आप राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आप एवेलुएशन करवाते हैं, तो मोस्टली आप कौन कौन सी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। तो सो दैट ये वीडियो हम उन लोगों के लिए भी बना रहे हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और उनको एवेलुएशन के लिए कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, तो वो खुद से अपने एवेलुएशन कर लें इन फुटिंग्स के ऊपर। और अगर जिन लोगों के पास मेंटोरशिप है और जो एवेलुएशन को अवेल कर रहे हैं, तो वो भी इन फुटिंग्स पे जाके अपनी एवेलुएशंस को रिव्यू करें। अगर हम लोग अपने स्टूडेंट्स को जब हम एवेलुएट कर रहे होते हैं तो हम इन फुटिंग्स पे को एम्पावर कर रहे होते हैं। पहली चीज़ जो आप लोग अपनी राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर प्रॉब्लमेटिक कर रहे होते हो अपनी राइटिंग स्किल को, वो होता है ग्रामर। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना आगाज़ ही लिखने से किया होता है, और वो कौन सा सब्जेक्ट है जिससे आपको राइटिंग प्रैक्टिस में लाया जाता है। मोस्टली जो मेंटोर्स हैं वो हैं ऐसे। अब ऐसे तमाम स्टूडेंट जो ऐसे अपने फर्स्ट सब्जेक्ट के तौर पर करना स्टार्ट करते हैं विदाउट नोइंग द बेसिक्स ऑफ ग्रामर, उनका सबसे पहला इशू ग्रामर के इश्यूज आते हैं। तो इसीलिए हम आपको मोस्टली रिकमेंड कर रहे होते हैं ऐसे को आप सबसे आखिर में करें, क्योंकि ऐसे कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये एक आर्ट है, एक राइटिंग स्किल की आर्ट है, जो आप किसी भी टॉपिक के ऊपर अपनी इस आर्ट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि ऐसे के लिए हम ये बात करते हैं कि ग्रामर बहुत ज़रूरी है। दूसरा कंटेंट डेफिनेटली आपको सोशल साइंस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं जब आप उनको कवर करते हैं। तो पहला कंसर्न जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो है ग्रामर का। अब ग्रामर के अंदर स्पेलिंग है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है, पंक्चुएशन है और टेंसेस का इस्तेमाल है, और इसके अलावा जो है वो पैराग्राफ राइटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आपको मालूम होगा कि हमारे चैनल के ऊपर पैराग्राफ प्रिंसिपल्स पे या पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर 3 वीडियोस हमारे एक ऑनरेबल टीचर हैं इंग्लिश के, सर फजल साहब, उन्होंने आप रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर वो सुन लीजिएगा, सो दैट आपको ये पता चले कि पैराग्राफ राइटिंग करते वक्त कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको मद्देनज़र रखना होता है। अच्छा, तो ग्रामर हम बात कर रहे थे। पहला जो इशू आप लोग अपने लिए क्रिएट करते हैं वो थे ग्रामर। तो ग्रामर के को ओवरकम करने के ऊपर आपको कम से कम बेसिक जो ग्रामर की है वो तैयार करनी है। और फिर जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो उनमें भी ग्रामर की मिस्टेक्स आप खुद भी हाईलाइट कर सकते हैं, या आपका जो मेंटोर होता है वो भी हाईलाइट करके दे देता है। तो ये एक आपका पहला इशू रहता है। दूसरा इशू जो आप लोगों को देखना होता है वो होता है टर्मिनोलॉजी। अब टर्मिनोलॉजी की अप्रोच क्या है एक्चुअली, जिस भी सब्जेक्ट की आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अफेयर की है या करंट अफेयर की है या यूएस हिस्ट्री की है या जेंडर स्टडी की है या टर्मिनोलॉजी की है। अब इनमें से हर एक सब्जेक्ट की अपनी टर्मिनोलॉजी है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अफेयर में और करंट अफेयर की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो तो सेम रहती है, लेकिन जब आप पॉलिटिकल साइंस करते हैं या फिर आप क्रिमिनोलॉजी का सब्जेक्ट करते हैं तो इनकी टर्मिनोलॉजी डिफर कर जाती है एक दूसरे से। तो आप पॉलिटिकल साइंस वाली टर्मिनोलॉजी क्रिमिनोलॉजी में नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्रिमिनोलॉजी की टर्मिनोलॉजी आप जेंडर स्टडी में नहीं कर सकते। तो इसमें अगर हम देखें तो मोस्टली जो नेचुरल साइंस के स्टूडेंट हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। वो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स के अंदर अपनी नेचुरल साइंसेस की कोई ना कोई टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और उसको वो ज़्यादा जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ख़ुसूसन ये काम ऐसे में भी देखने को मिलता है जब आप ऐसे एवेल्युएट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आप ऐसे कर रहे हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग में जो केमिस्ट होंगे या यानी कि केमिस्ट्री की डिग्री जिनके पास होगी, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड और हैलोजन गैसेस को इस हद तक एक्सप्लेन किया जाता है जैसे कि वो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझा रहे हैं या फिजिकल केमिस्ट्री का कोई एक चैप्टर लिख के दे रहे हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ध्यान से रखा जाता है। तो पहली बात ये कि जब भी आप किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टॉपिक को आप उठाते हैं तो आप देखें उस टॉपिक के रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है वो आपने सही तरह से इस्तेमाल की है या नहीं की। क्या आप किसी दूसरे डिसिप्लिन की टर्मिनोलॉजी तो उसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? अगर ऐसे कर रहे हैं तो आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट के रिलेटेड टर्मिनोलॉजी कौन सी है, उसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है। ये दूसरा बड़ा इशू होता है जो आप लोग
अपनी राइटिंग प्रैक्टिस में क्रिएट करते हो। तीसरा इशू जो आपको क्रिएट करते हो अदर देन दीज टू, वो होता है लैक ऑफ डेप्थ इन आंसर। अच्छा, लैक ऑफ डेप्थ, डेप्थ का कंसर्न क्या है कि आप एक्सटेंसिवली चीज़ों को डील नहीं कर रहे। आप लिखने के दौरान मैट्रिक और एफएससी वाला जो पेपर पैटर्न है वो रिलेट कर रहे हो। मोस्टली एकेडमिक कल्चर में भी आपको ये बताया जाता है कि आप मैक्सिमम हेडिंग दें, आउटलाइन दें और उसको एक्सप्लेन करते जाएं। नतीजा क्या होता है कि मोस्टली एस्पेरेंट्स एक एक पेज के ऊपर, जो A4 का पेज है उसके ऊपर 4 हेडिंग दे के उन्हीं को एक्सप्लेन सिंपली कर रहे होते हैं। तो यू आर नॉट गोइंग टू डील एक्चुअली इन टू सेंस। आपको क्या करना है, एक हम अपने स्टूडेंट्स को ये बात हमेशा इस तरह से तैयार करवा रहे होते हैं कि अगर एक क्वेश्चन एक टॉपिक के ऊपर आप कर रहे हैं, आपके पास 40 मिनट्स हैं या 45 मिनट्स हैं, तो उसमें से मैक्सिमम 6 to 7 वैलिड पॉइंट आप निकालें और दैट कैन बी वेरी अकॉर्डिंग टू योर राइटिंग स्पीड। और एक जो पॉइंट है या एक आउटलाइन आप बना रहे हैं वो कम से कम 1 पेज से 1.5 पेज की होती है। अब उस आउटलाइन के अंदर आपने आर्गुमेंट बिल्ड करना है, आपने लॉजिक देनी है, आपने एग्जांपल्स देनी है, आपने उसको रेलिवेंट मटेरियल के साथ, फैक्चुअल डाटा के साथ आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है। तब जाके आपका कंटेंट अप टू द मार्क होता है। और ऑन द अदर हैंड मोस्टली हम देखते हैं कि स्टूडेंट क्या कर रहे होते हैं, वो एफएससी और मैट्रिक वाले पेपर के साथ जो है वो अपनी हेडिंग, एक्स्ट्रा हेडिंग और इवन सीएसएस की जो बाजारी बुक्स जिनको हम नाम देते हैं, जो अकेडमीज अपने पब्लिकेशन हाउस से निकाल रही होती हैं, अब उसके अंदर भी यही पैटर्न जो है वो अडॉप्ट किया होता है। सो यहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंटेटिव अप्रोच अडॉप्ट करने के साथ साथ लॉजिकल जो व्यूज़ हैं वो देने होते हैं, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो देने होते हैं। तो इस सूरत में आपका लैक ऑफ डेप्थ जो है वो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस में जो है वो देखा जाता है। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है जो आप लोग आप प्रॉब्लमेटिक करते हैं अपनी राइटिंग स्किल के अंदर, वो है इग्नोरिंग द करंट अफेयर्स। अच्छा, हमारे यहाँ करंट अफेयर्स का मतलब क्या लिया जाता है? न्यूज़पेपर। करंट अफेयर का मतलब लिया जाता है कि जो न्यूज़ में चीज़ें चल रही हैं। करंट अफेयर का मतलब ये नहीं है। करंट अफेयर का मतलब कंटेम्प्रेरी अफेयर्स हैं। अब न्यूज़पेपर कल क्या हुआ है वो बता रहा है, लेकिन जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर है, वो ऑलमोस्ट प्रीवियस 2 या 3 ईयर्स से हम देख रहे हैं। तो दैट इज़ आल्सो द मैटर ऑफ द कंटेम्प्रेरी अफेयर्स। अच्छा, प्रॉक्सी वॉर है, बाहर प्रॉक्सी वॉर हमें नज़र नहीं आ रही, बट इनफैक्ट प्रॉक्सी वॉर को जब हम देखते हैं तो प्रॉक्सी वॉर की डिफरेंट शेप्स हमारे पास हैं, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, सोशल है प्रॉक्सी वॉर। और उसको हम प्रॉक्सी वॉर की बेसिक टेक्नोलॉजी के साथ कैसे अटैच कर सकते हैं? रीसेंट इंसिडेंट्स जो आपने देखे हैं, पढ़े हैं, बेशक न्यूज़पेपर से पढ़े हैं, लेकिन उनको आप कंटेम्प्रेरी अफेयर्स के साथ कैसे जोड़ते हो, दैट इज़ अ मेजर पॉइंट। फॉर एग्जांपल, आप ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर लिख रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग का रीसेंट जो इजलास हुआ है उसके बारे में आप कितना जान रहे हैं, उसको आप अपने बेसिक क्वेश्चंस के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं। दिस इज़ कंसर्निंग अ करंट अफेयर, दिस इज़ कंसिडरिंग अ कंटेम्प्रेरी अफेयर। तो लिहाजा वो आप देखें कि जो भी टॉपिक आप लिख रहे हैं, इवन जेंडर स्टडी का लिख रहे हैं आप, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर आ रहा है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें चल रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा पाकिस्तान में या एल्सवेयर इन द वर्ल्ड कहाँ ऐसा इवेंट हुआ है जिसको आप कोट कर सकते हैं। पांचवा फैक्टर जो हम देखते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स की राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर, वो होता है पुअर टाइम मैनेजमेंट। आप 40 मिनट्स को स्टैंडर्ड टाइम नहीं कंसिडर कर रहे होते, और आप जब लिखना शुरू करते हैं तो इतना सोचते हैं, ओवर थिंकिंग में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। समटाइम खुद ही अपना टीचर बने होते हैं कि ये अच्छा ये पॉइंट पहले लिखना था, ये बाद में लिखना था, या इसमें आप चीज़ों को जो है वो इस तरह से उलझा लेते हैं कि आपका टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो जाता है। तो फाइनली जो है आप टाइम मिस मैनेजमेंट में चले जाते हैं। तो ये टाइम मिस मैनेजमेंट जो है ना, वो एक बेसिक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ स्टूडेंट्स का। तो इस पे काम करने की ज़रूरत है। तो आप शुरू में बेशक टाइम टेकिंग अप्रोच अडॉप्ट करें कि आप 50 मिनट लें, आप 1 घंटा लें, आप 1.5 घंटा लें एक टॉपिक के ऊपर, कोई बात नहीं, लेकिन आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मैंने 40 मिनट्स में अटैम्प्ट करना है। अब उसका ब्रेकडाउन आपको कैसे करना है? फॉर एग्जांपल, आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, उसके कीवर्ड्स निकालने हैं, उसका क्रक्स निकालना है, उसके आउटलाइन बनानी है, तो उसके लिए आपको 5 मिनट चाहिए। अब 5 मिनट के बाद पीछे आपके 35 मिनट्स, तो 35 मिनट्स जब आपने आउटलाइन फाइनल कर ली है तो उन आउटलाइन को अब एक्सप्लेन करना है। दैट्स योर होल जॉब, जो कि 40 मिनट्स में आप करते हैं। अगर आप ऐसे की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि 3 घंटे कैसे है ना, तो उसमें आपको आधा घंटा पहला
जो है हम लोग हमेशा अपने स्टूडेंट को कहते हैं कूल काम रहें, क्योंकि उसमें ज़्यादा स्ट्रेस में लोग ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, और चीज़ों को एनालाइज करें। जो आपके ऐसे स्टेटमेंट्स हैं उनको एनालाइज करें, उनको देखें, और उसके बाद फिर अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। आउटलाइन में जाए तो 2 घंटे आपके लिए काफ़ी होते हैं ऐसे के लिए कि उतना 2500 या 2000 वर्ड्स लिखे जाते हैं 2 आवर्स के अंदर। अगर आपने अच्छी तरह ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए अच्छे वैलिड पॉइंट आपने पिक कर लिए और उन्हीं को जिस आपने एक्सप्लेन करना है पैराग्राफ अप्रोच के लिहाज से, तो आपका टाइम मैनेज हो जाता है। अब ड्यूरिंग द राइटिंग प्रैक्टिस आपको इस बात का भी ख्याल रखना होता है कि आपने टाइम मैनेज करना कैसे है, और इस सेंस में डेफिनेटली आपको राइटिंग स्पीड देखनी है, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग का कंसर्न करना है, आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, और इन सारी चीज़ों को आपने वैलिड बनाना होता है। और जो कि मोस्टली हम देख रहे होते हैं स्टूडेंट्स अपनी राइटिंग प्रैक्टिस में टाइम मैनेजमेंट का ख्याल नहीं रख रहे होते, तो ये आपने उतना ही आपके लिए ज़रूरी होता है जितना कि आपके लिए राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने की राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। छठा जो मेजर इशू आप लोगों के लिए कंसर्न आप मोस्टली कर रहे होते हैं वो होता है कि आप अपने क्वेश्चन को डायरेक्टली हिट नहीं कर रहे। आप मोस्टली जो स्टूडेंट है, मैं अगर रेशो काउंट करूं तो मोर देन 70% स्टूडेंट जो है वो बड़ा ओल्ड पैटर्न लेके चल रहे हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ उनके 2-2 3-3 पैराग्राफ चले जाते हैं। अब 40 मिनट्स के क्वेश्चन में अगर आप 2 पेज या 3 पेज या 1 पेज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे दे रहे हैं या इंट्रोडक्शन पे दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ 10 मिनट तो आपने वहाँ पे ज़ाया कर दिए। अब पीछे जो 30 मिनट्स है उसके अंदर रेलिवेंट बनाने में आपको 10 मिनट और लग जाते हैं, तो आप जो क्वेश्चन डिमांड है उसके ऊपर आप हार्डली 2 पेज या 2.5 पेज लिख पाते हैं या 3 पेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्वेश्चन डिमांड को फुलफिल नहीं किया, या तो आप क्वेश्चन को इम्बैलेंस कर गए, या आप इनडायरेक्टली नॉलेज का सहारा लेते हुए क्वेश्चन का जो आंसर है वो इरेलीवेंट बनाते चले गए। तो एग्जामिनर इन चीज़ों को भी नोट कर रहा होता है और देख रहा होता है कितना आपने रेलिवेंट देखा है और कितना आप इनरेलीवेंट रहे हैं। तो इसमें मैं आप लोगों को हमेशा ये बात करूँगा, नो नीड टू शो ऑफ योर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बेस्ड नॉलेज। आप से जो पूछा गया है डायरेक्टली आप उस पे आओ, वो आप कैसे क्या डिमांड कर रहा है। आप अपने कीवर्ड से स्टार्ट करो, क्वेश्चन के कीवर्ड से स्टार्ट करो, तो सो दैट आपका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखने में जो टाइम ज़ाया आपने करना है वो डायरेक्टली आप डिमांड ऑफ द क्वेश्चन के ऊपर आप टाइम कंज्यूम करो, आप मैक्सिमम जो है वो स्कोर गेन करो। तो ये एक प्रैक्टिस जो है वो ज़रूरी है आप लोगों की, कि आप पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और इवन हिस्ट्री के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, या इवन जेंडर स्टडी है या आपका क्रिमिनोलॉजी, तो उसमें आपको से अगर पूछा गया हिस्टोरिक एस्पेक्ट तो ठीक है, फिर तो आपका लिखना बनता है। अगर आपसे पूछा ही नहीं गया, आपको सीधा उन्होंने बात की क्रिटिकली एनालाइज करो, तो आपको मैक्सिमम एक पैराग्राफ बहुत ज़्यादा होता है कि आप उनका एक ग्राउंड जो है वो तैयार करने के लिए एक पैराग्राफ, उससे आगे डायरेक्टली आप वही जो आपसे पूछा गया उससे आप स्टार्ट कर लें। 7th जो पॉइंट है वो है क्रैमिंग के रिलेटेड मेमोराइजेशन, कि आपका ये होता है कि जिस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चंस के रिलेटेड आपको कितना फैक्चुअल डाटा आपके माइंड में है, आपने क्रैम कितना किया हुआ है। अगर हम मोस्टली ये देख रहे होते हैं कि एक स्टूडेंट के पास कोई स्पेसिफिक डाटा है और वो बड़ा लिमिटेड होता है, और उस पेपर के अंदर 4 क्वेश्चन उसने करने, तो चारों में उसने रिपीट किया होता है वो डाटा, और बार बार वही वही दे रहा है, घुमा रहा है, और इवन अपना कंटेंट उस डाटा के गिर्द रिवॉल्व करवा रहा है, और ये एक बहुत ही बुरा कंटेंट समझा जाता है। इसका मतलब है कि लिमिटेड नॉलेज है, उसी नॉलेज का सहारा लेके तमाम क्वेश्चन को एक जैसा जस्टिफाइड करने की कोशिश कर रहा है स्टूडेंट। तो इस तरह से ना करें आप। अगर क्वेश्चन डिमांड है वो डाटा जो आपके माइंड में है या आपने पढ़ा है तो आप लिखें, अगर नहीं है तो आप उसको मत बीच में ड्रैग करें, क्योंकि अगर आप उसको ड्रैग करेंगे तो इरेलीवेंट होगा, और इरेलीवेंट कंटेंट आपके बेनिफिट में नहीं जाएगा। तो लिहाजा इस पे ज़्यादा फोकस जो है वो किया जा रहा होता है, और ये बड़ी मिस्टेक समझी जाती है ड्यूरिंग द राइटिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो 8th पॉइंट आ रहा है वो है मैक्सिमम यूजेज ऑफ एग्जांपल्स या लेस एग्जांपल्स, रेलिवेंट एग्जांपल्स, या हम बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स कोट कर देते हैं या हम बहुत कम या ना होने के बराबर एग्जांपल्स कोट करते हैं। अगर तो आप एग्जांपल्स ना होने के बराबर कोट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जनरल स्टेटमेंट दे रही हैं, और आप अगर जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपको ज़्यादा स्कोरिंग कंटेंट आपका नहीं है। और अगर आपने मैक्सिमाइज़ कर लिया है
कि एक आपने आर्गुमेंट बिल्ड किया और उसकी एक्सप्लेनेशन पे अगला पूरा पेज आप करते चले जा रहे हैं, तो वो चीज़ों को ड्रैग कर रहे हैं। आप एक बैलेंस अप्रोच अडॉप्ट करें। आपने एक आर्गुमेंट बिल्ड किया तो उसके मैक्सिमम 2 या 3 एग्जांपल्स दें और शॉर्ट वे से दें। जहाँ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है एक्सप्लेन करें, जहाँ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है यानी नोन चीज़ें हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन ना दें और आप अपने कंटेंट को जो है वो बैलेंस अप्रोच के साथ रखें। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि मोस्टली जो स्टूडेंट प्रॉब्लमेटिक कर रहे होते हैं वो जब पाकिस्तान अफेयर या करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं या इवन ऐसे के अंदर कोई ऐसा टॉपिक चूज़ कर लेते हैं जहाँ पे उनको वन साइडेड अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ती है, तो वो बाइस्ड अप्रोच करते हैं, न्यूट्रल नहीं रहते। न्यूट्रल रहने का मतलब क्या होता है कि ऐसा एक्सप्रेशन दें जिससे आपको पता चले कि इट्स नॉट योर ओन ओपिनियन, इट इज़ गोइंग टू बी टेकिंग द पॉइंट ऑन द बेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, या कोई और राइटर का हवाला दें अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑथर या अकॉर्डिंग टू वन स्कूल ऑफ थॉट, इसकी तरह बात करें। तो बाइस्ड अप्रोच ना दें, जैसा कि जी अमेरिका स्टेट टेररिज्म इन्वॉल्व है या हाँ ये हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान इज़ एलेज्ड कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द स्टेट टेररिज्म, लेकिन ये एलेज्ड है ना, हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि अमेरिका इज़ इन्वॉल्व इन द स्टेट टेररिज्म और आगे कोई एग्जाम्पल भी नहीं देते और आगे ये भी कोट नहीं करते कि किसने कहा है ये, तो ये इट इज़ कंसिडर द बाइस्ड अप्रोच कि आप शायद वन साइडेड कहीं से आपने कंटेंट डेवलप किया या आप अपनी रॉ ओपिनियन है कि जी ऐसा है और आप उसको प्रूव करने में नाकाम हो गए, तो बाइस्ड अप्रोच ना दें। अच्छा, नेक्स्ट जो और लास्ट हमारा जो ब्लेंडर नज़र आता है स्टूडेंट्स के इवैल्यूएशंस के दौरान स्टूडेंट की राइटिंग में, वो होता है वन साइडेड आर्ग्यूमेंट कि आप अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे डिमांड किया जा रहा है जहाँ पे आप आर्ग्यूमेंटेटिव अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वन साइडेड आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हैं और अदर साइड आर्ग्यूमेंट आप नहीं दे रहे। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि कुछ आपके मेंटोर्स ऐसे होते हैं जो आपको कहते हैं कि जी आपने अगर ऐसे में एक साइड अडॉप्ट कर ली है यस वाली और नो वाली ऑप्शन आपने नहीं रखी, तो यस पे ही फोकस करते रहें और नो वाली को बिल्कुल इग्नोर कर दें, तो ये तो वन साइडेड अप्रोच होगी। दुनिया में ऐसा कौन सा मामलात हैं जहाँ टू वे से चीज़ें नहीं चलती, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं। तो आपको बाइस्ड नहीं रहना, आपको बैलेंस्ड रहना है। तो इस सेंस में आपने अगर ठीक है आपके मुताबिक यस की अप्रोच ठीक है, आप उस पर फोकस रखें, लेकिन आप ये तो कह सकते हैं कि ऑन द अदर साइड या ऑन द अदर हैंड ये व्यूज़ भी एग्जिस्ट करते हैं और इनको इनसे निगेट किया जाता है, लेकिन आपकी ओपिनियन इसलिए बन रही है कि आप इन फुटिंग्स के ऊपर इनको प्रूव करना चाह रहे हैं। सो मेरे ख्याल में ये एक बेस्ट वे होता है, जो ना कि ये कि जी आप एक ही अप्रोच अडॉप्ट करें और दूसरी साइड को जो है बिल्कुल इग्नोर कर दें। तो दूसरी साइड का इग्नोर करने का मतलब क्या होता है कि आप एग्जामिनर को क्वेश्चन मार्क देने की स्पेस दे रहे हैं कि एग्जामिनर ये देख रहा है कि अच्छा इसको तो अपोजिट साइड का अंदाज़ा ही नहीं है। तो आपको एग्जामिनर को मैक्सिमम जस्टिफाइड करना, आपका रीडर एग्जामिनर है और एग्जामिनर आपको क्रिटिसाइज कर रहा है और क्रिटिसिज्म के एंगल से आपका पेपर को देख रहा है, तो इसलिए आपको एक बैलेंस अप्रोच के साथ चलना पड़ता है। अब ये जो आज हमने आज की वीडियो में चीज़ें डिस्कस की हैं, इसमें ये है कि मोस्टली जब आप राइटिंग प्रैक्टिस में जा रहे होते हैं तो आपके अंदर आपके राइटिंग के अंदर ये प्रॉब्लम्स होते हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को अगर आप हाईलाइट कर लेंगे खुद पढ़ने से, सेल्फ स्टडी करने से, आपने खुद ही लिखा है उसको खुद ही जज कर रहे हैं या आप किसी भी मेंटोर से इवेल्युएट करवा रहे हैं, तो ये देखें कि ये चीज़ें कितनी आपकी राइटिंग के अंदर पाई जाती हैं। अगर तो ये पाई जाती हैं तो आप इनको ओवरकम करें और अगर ये नहीं पाई जा रही तो इट मीन्स आपका राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छा है और आप उसको जस्टिफाइड कर रहे हैं। सो यू शुड कैरी ऑन। और आज की हमारी ये वीडियो अगर आपको कोई बेनिफिट देती है तो मैं फिर आपसे कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, सो दैट मैक्सिमम लोग हमारी इन बातों से मुस्तफ़िद हो सकें। और अगली बात जो है कि हमारी नेक्स्ट वीडियो इसी ही राइटिंग स्किल के सीरीज़ के ही पार्ट है और वो डेफिनेटली इसी वीक में हम आपको वो भी शेयर करेंगे। और अगर आपने जानना है कि अरे राइटिंग जो प्रैक्टिस है उसमें क्या हर्डल आती हैं, स्टूडेंट क्यों राइटिंग प्रैक्टिस में नहीं जाते, तो हम इस वीडियो के आखिर में उसका लिंक आप के लिए दे देंगे, आप उसको भी सुनिएगा, सो दैट अगर आप उसमें इन्वॉल्व हैं कि आप क्यों नहीं लिख पाते, तो उन हर्डल्स को काबू करने के जो हमने सजेशंस आपको दी हैं उनके ऊपर आप अमल करें और होपफुली आप राइटिंग प्रैक्टिस में आ जाएंगे और आप बहुत अच्छा जो है वो लिख पाएंगे। बेस्ट विशेस, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।